हवेली की आहट और एक अनकहा आकर्षण। आज हवेली में रोज से कहीं ज्यादा बेताबी भरी हलचल थी। बरसों की जुदाई के बाद हवेली के इकलौते वारिस अविराज सिंह विदेश से लौट रहे थे। हवेली की मालकिन दादीसा भवानी देवी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो कई दिनों से खुद इस भव्य तैयारी में जुटी थीं। हवेली का कोना कोना करुणा और उम्मीद के नए रंगों से दमक उठा था, मानो किसी बड़े उत्सव की तैयारी हो रही हो। दादीसा का बस चलता तो वो आसमान के सारे तारे तोड़कर अविराज के स्वागत में सजा देती। रसोई में नौकरानियां तरह तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थीं। मैं ईशा भी उन कामों में बेमन से जुटी हुई थी। पिछले कई दिनों की थकान और मानसिक उलझन मेरे चेहरे पर साफ झलक रही थी। जितना मैं इन तैयारियों से दिल चुराने की कोशिश करती, उतना ही काम मेरी माँ अम्मा सुनीता मुझ पर डाल देती थी। दादीसा के दोनों बेटे युवराज और वीरेंद्र अविराज को लेने एयरपोर्ट गए थे। थोड़ी देर बाद एक चमकदार काली गाड़ी हवेली के विशाल गेट पर आकर रुकी। युवराज और वीरेंद्र अविराज को लेकर अंदर आए। मैंने ऐसे ही उदासीनता से रसोई की खिड़की से बाहर झांका कि कौन है वो राजकुमार जिसके लिए इतने दिनों से ये जबरदस्त शोर मचा हुआ है। जब अविराज सिंह गाड़ी से बाहर उतरे तो मैं स्तब्ध रह गई। मेरे दिल की धड़कनें मानो एक पल के लिए ठहर सी गई थी। अविराज वाकई बहुत आकर्षक थे, या शायद मेरी आंखों को वो अलौकिक लग रहे थे। मैं टकटकी लगाए उन्हें देखती रही। वो मुस्कुराकर सबसे मिल रहे थे, मगर उनकी गहरी आंखें कुछ उदास थीं। शायद उन्हें अपने दिवंगत माता पिता की दर्द भरी याद आ रही थी। मैंने मन ही मन ये सहानुभूति महसूस की। अरे, वहाँ खोई खोई क्यों खड़ी है ईशा? जल्दी से खाने के बर्तन इस मेज पर लगा। अम्मा की तीखी आवाज ने मुझे हकीकत की दुनिया में वापस खींच लिया। मैं चौंक कर मुड़ी और अम्मा के हाथ से बर्तन लेकर खाने की मेज पर सजाने के लिए भागी। अतीत का दर्द और ईशा का परिचय। मेरा नाम ईशा है। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। अम्मा की शादी के काफ़ी अरसे बाद मैं पैदा हुई। कई सालों तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। उन्होंने अपना बहुत इलाज करवाया, पर कोई उम्मीद नहीं दिखी और आखिरकार वो मायूस हो गईं। उन्होंने संतान की आस छोड़ दी थी। फिर एक दिन ईश्वर ने उनकी खाली झोली भर दी। अम्मा को तो यकीन ही नहीं हुआ था। मेरे पिता और अम्मा दोनों बहुत प्रसन्न थे। अम्मा ने मेरा नाम ईशा रखा। हमारे गांव में सिंह परिवार की ये विशाल हवेली थी। वे गांव के बड़े जमींदारों में से एक थे। सिंहों की जमीन पर मेरे पिता काम करते थे, जबकि अम्मा हवेली में मुख्य घरेलू सहायक थीं। अम्मा जब भी काम पर जाती तो मुझे भी साथ ले जाती, क्योंकि घर पर मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। हवेली की मालकिन भवानी देवी बहुत दयालु महिला थीं। उन्होंने मुझे हवेली में लाने पर कोई ऐतराज़ नहीं किया, बल्कि वो मेरा काफ़ी ख्याल रखती थीं। मैं सारा दिन हवेली में नौकरानियों के बच्चों के साथ खेलती रहती और शाम को अम्मा के साथ अपने घर वापस आ जाती। भाग्य ने कैसा खेल रचा। जब संतान सुख से मेरी अम्मा को नवाजा तो उनके पति को अपने पास बुला लिया। मैं जब सिर्फ 1 साल की थी तब मेरे पिता को बुखार हुआ। वो मामूली सा बुखार कुछ ऐसा बिगड़ा कि बढ़ता ही चला गया। पिता की बीमारी इतनी बढ़ी कि वो चारपाई से लग गए। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते और कमज़ोर खांसी से जूझते रहते। अम्मा बहुत परेशान थी। उन्होंने हवेली जाना छोड़कर पिता की देखभाल में खुद को झोंक दिया। अम्मा ने पिताजी का बहुत इलाज करवाया, पर उनकी हालत ना सुधरी और फिर एक दिन मेरे पिता का देहांत हो गया। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। मेरी अम्मा पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। धीरे धीरे वक्त के साथ मेरी अम्मा को भी संतोष आया। पिता के देहांत के बाद भवानी देवी ने अम्मा को हवेली में ही रहने के लिए एक सर्वेंट क्वार्टर दे दिया था। मेरा सारा बचपन हवेली में ही गुजरा। मैंने हवेली में ही पढ़ाई लिखाई की। मुझे पढ़ने का गहरा शौक था। दादीसा ने मेरा दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया था। युवराज की बेटी मानसी पढ़ाई में मेरी काफ़ी मदद करती थी और इस तरह मैंने गांव के स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। यौवन की बेबसी, छिपे हुए रहस्य। मैं 16 साल की हो गई थी। जब मैं जवान हुई तो मानसी ने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया। अरे ईशा, तू तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हवेली की मालकिन जैसी लगती है। वैसे तेरी शक्ल सूरत किस पर गई है? सुनीता मौसी से तो तेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिलती। मानसी कहती। मैं अविश्वास से उसे देखती। क्या तू सच कह रही है?
हाँ हाँ, कसम ले ले, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मानसी कहती तो मैं अंदर ही अंदर खुश हो जाती। मुझे सजने संवरने का बहुत शौक था, मगर अम्मा को ना जाने मुझसे क्या चिढ़ थी। वो मेरे लंबे घने बालों में तेल लगाकर उन्हें अच्छे से चिपकाकर चोटी बना देती थी। ना वो मुझे आंखों में काजल लगाने देती, ना होंठों पर लिपस्टिक। मुझे अम्मा की पाबंदियों से बहुत ऊबन होने लगी थी। मेरी अम्मा हवेली की पुरानी और वफादार नौकरानी थी, इसीलिए भवानी देवी को उन पर बहुत भरोसा था। भवानी देवी के 4 बच्चे थे, बड़े बेटे युवराज, फिर अरुण और वीरेंद्र। सुमन तीनों भाइयों से छोटी थी। दादी सा ने अपने बड़े बेटे युवराज का रिश्ता अपनी सहेली की बेटी मीरा से तय किया था और अरुण का रिश्ता अपनी भतीजी जया से। इस तरह दादी सा ने अपनी बेटी सुमन का रिश्ता अपने भतीजे अमित से तय कर दिया, जो लाखों में एक था और विशाल जायदाद का इकलौता वारिस था। दादी सा ने बड़ी धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी की थी। हवेली में पूरा महीना जश्न का माहौल रहा था, मगर ना जाने क्यों अमित और सुमन की शादी न हो सकी। सुना था कि सुमन को अमित पसंद नहीं थे और सुमन ने अपने भाइयों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जो सिंह खानदान जैसे रुतबे का नहीं था। तब से हवेली में सुमन का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। भवानी देवी सुमन की इस हरकत से बहुत आहत थीं। अभी बेटी का दिया हुआ गहरा जख्म भरा भी नहीं था कि एक दूसरा सदमा उनको मिला। एक दिन शहर जाते हुए दादीसा के दूसरे बेटे अरुण और जया का एक भीषण सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। भवानी देवी पर तो जैसे प्रलय ही टूट पड़ी थी। खुदा का शुक्र था कि उस वक्त अरुण का बेटा अविराज उनके साथ नहीं था, वो अपने मामा अमित के पास था। अविराज अपने मामा का बहुत लाडला था। अपने माँ बाप के देहांत के वक्त अविराज बस कुछ साल का था। ऐसे मुश्किल मौके पर अविराज के मामा अमित ने उसका बहुत ख्याल रखा। वक्त गुजरने के साथ अरुण और जया की मौत के जख्म भी धीरे धीरे भरने लगे थे। दादी साहब ने छोटे बेटे वीरेंद्र की शादी करना चाहती थी। वीरेंद्र ने अपनी माँ को बताया कि वो अपने दोस्त की बहन को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए भवानी देवी ने कोई एतराज़ नहीं किया। वीरेंद्र की बीवी का मिजाज बहुत तेज था। वो शहर की पढ़ी लिखी थी और उसे गांव में रहना पसंद नहीं था। उसने वीरेंद्र से शहर में रहने की इच्छा जाहिर की तो वीरेंद्र ने अपना मामला शहर में ही सेट कर लिया। दादीसा के भाई अपनी जवान बेटी और दामाद की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाए और उनका भी स्वर्गवास हो गया। पिता की मौत के बाद अमित का दिल भी यहाँ से उठ गया था, इसलिए उन्होंने देश से बाहर जाने का फैसला किया। वो जब विदेश गए तो अविराज को भी अपने साथ ले गए और अब कई सालों के बाद अविराज अपनी पूरी पढ़ाई खत्म करके हवेली लौट रहे थे। एक तूफानी मुलाकात और दिल की बेचैनी। हवेली में अविराज के आने का शोर काफी दिनों से मचा हुआ था। अम्मा साथ में मुझे भी हर काम में लगाए रखती थी, इसीलिए उनके आने से तो मुझे चिढ़ ही थी। और फिर वो हवेली में चले आए। मैं अविराज को देखकर न जाने क्यों खो ही गई थी। मुझे खुद ही अपनी इस बेकाबू हरकत के बारे में समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी खाने के बर्तन मेज पर लगाने लगी और रसोई में वापस आई। मेरे दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। अम्मा ने मुझे देखा तो हैरान होकर बोली, क्या बात है ईशा, आज तुम खोई खोई सी लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं अम्मा, बस थकान हो गई है, मैंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। अम्मा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अच्छा जाकर देखो, सब मेहमान आ गए हैं तो फिर खाना लगा दो। मैं दिल पे हाथ रखकर अविराज के पास आई और उसे बताया कि भवानी देवी बुला रही हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं वापस रसोई में जाने लगी और मेरी नज़रें चोरी से उस पर गिरती रहीं। वो अभी भी किसी सोच में गुम था। मैंने जाने वालों का पीछा किया। धड़कनों को संभालने की कोशिश करते हुए दादी सा के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां अविराज और सब घरवाले मौजूद थे। दादी सा की आंखों में आंसू थे। अविराज भी उनके हाथ पकड़े उनका हालचाल ले रहे थे। दादी, अब मैं वापस आ गया हूँ, अविराज ने स्नेह से कहा तो दादी सा ने उन्हें गले से लगा लिया। अविराज बेटा, तुम्हें देखकर मेरे दिल को बहुत शांति मिली है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी वापसी का हमें कितनी बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने खाना मेज़ पर लगने की जानकारी दी तो सब उठकर खाने की मेज़ पर चले आए। खाने के दौरान भी मैं चुपके चुपके अविराज का दीदार कर रही थी। मैं हैरान थी कि मुझे ये क्या हो गया है। मेरे दिल की ऐसी बेकरारी पहले कभी न हुई थी। अविराज हवेली में आने वाले पहले पुरुष तो नहीं थे, पर अविराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता था कि मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने क्वार्टर में आ गई थी।
अम्मा तो अभी भी रसोई में व्यस्त थी, मगर मेरे थक जाने के ख्याल से उन्होंने मुझे आराम करने के लिए क्वार्टर में भेज दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। अविराज की छवि मेरे दिल और दिमाग पर बार बार आ रही थी। काश मैं भी गरीब घर की बजाय हवेली में पैदा हुई होती। मेरी आंखों में आंसू थे। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद को झिंझोड़ा। क्या ये मुमकिन है कि एक राजकुमार मुझ जैसी मामूली नौकरानी की तरफ देखे? मैं चांद को पाने की ख्वाब देख रही थी। गलतफहमी का थप्पड़ और बढ़ती दूरियां। मैं अविराज के सारे काम अपने जिम्मे ले चुकी थी। अम्मा हैरान थीं कि मुझे क्या हो गया है। मैं तो हमेशा काम से जान छुड़ाती थी, लेकिन अविराज का काम तो मैं दिलो जान से करती थी। अम्मा खुश थीं, मगर वो नहीं जानती थीं कि जब से अविराज यहाँ आए थे, मेरे दिल की धड़कनें अब कुछ अजीब तरह से चलने लगी थीं। मैं जागती आंखों से उनके सपने देखने लगी थी। एक दिन अविराज लॉन्ज में बैठा अपने फ़ोन में व्यस्त था। शायद वो गुस्से में था। उनके माथे की नसें तनी हुई दिख रही थी। मैं कमरे की सफाई करते हुए बार बार उन्हें ही देख रही थी। वो बेहद आकर्षक लग रहे थे। तभी अविराज ने नज़रें उठाकर मुझे देखा। मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी से सिर झुकाकर मेज़ साफ करने लगी। सुनो लड़की, एक गिलास पानी लेकर आओ। जी साहब, मैं जल्दी से पानी लेकर आई। अविराज ने पानी का गिलास पकड़ते ही मेरी आंखों में झांका तो मेरा हाथ कांप गया और पानी का गिलास अविराज के ऊपर जा गिरा। अरे, तुम क्या पागल हो? वो क्रोध से ऐसे उठ खड़े हुए थे। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? उनके चिल्लाने से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी रोनी शक्ल देखकर उन्हें मुझ पर रहम आ गया। अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, अविराज ने कहा तो मैं तुरंत ही सरपट भागती हुई रसोई में पहुंची और वहां जाकर ही दम लिया। कुछ दिनों में हवेली के सारे मेहमान चले गए थे। वीरेंद्र भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर निकल गए थे, मगर वीरेंद्र की पत्नी की भतीजी पूजा हवेली में ही रुकी हुई थी। वो एक मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। मानसी ने बताया था कि अविराज और पूजा की शादी की बातें हवेली में चल रही हैं और जल्दी ही दोनों की सगाई का ऐलान होने वाला है। मैं ये खबर सुनकर उदासी से भर गई थी। जिस अंदाज में पूजा अविराज पर अपना हक जमाती थी और धड़ल्ले से उनके साथ घूमते फिरती थी, उसे देखकर तो यही लगता था, मीठी बातें और कड़वा अपमान। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा था। अविराज और पूजा लॉन में बैठे थे। अविराज को उस वक्त चाय पीने की आदत थी। मैंने दोनों के लिए चाय बनाकर लॉन में मेज़ पर रख दी। अविराज ने मुझे गौर से देखा। उनका मूड काफ़ी अच्छा था। वो पूजा की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम यहाँ नई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया। जी, मैं ईशा हूँ, अविराज ने मुस्कुराकर कहा। ईशा, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। मेरी आंखें ज़मीन पर जम गई थीं और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। पूजा को अविराज का मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगा था। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। तुम यहाँ क्या बातें बनाने खड़ी हो गई हो? जाओ यहाँ से, उसने गुस्से से कहा तो मैं घबरा कर वापस पलटी। इन नौकरों को ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपने पीछे पूजा की आवाज सुनी। मेरा दिल दुख से भर गया था। अगर मैं गरीब थी तो उसमें मेरा क्या कसूर था? लेकिन मैं खुश थी कि अविराज का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे नाम की तारीफ की थी। उस दिन अम्मा ने मुझे अविराज के कपड़े प्रेस करने के लिए दिए। मैं कपड़े लेकर इस्त्री करने लगी। मैं कपड़े इस्त्री करके जैसे ही मुड़ी, पीछे खड़े अविराज के चौड़े सीने से टकरा गई। इस अचानक हुई हरकत पर मैं अपना वजन संभाल न सकी। मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि अविराज ने मेरी कमर के इर्द गिर्द बाजू डालकर मुझे संभाल लिया। वो न जाने कब खुद ही कपड़े लेने मेरे पीछे आ खड़े हुए थे। तुम ठीक तो हो? अविराज ने पूछा, लेकिन मैं कोई जवाब दिए बिना ही भागती हुई कमरे से बाहर आ गई। मगर कमरे के दरवाजे के बाहर पूजा को खड़े देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वो खूंखार नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे कि अभी मेरा कत्ल ही कर डालेगी। मैं तेजी से भागती हुई रसोई में आ गई थी। रात का ड्रामा और एक नया इम्तिहान। अम्मा ने मुझे अविराज के कमरे की सफाई करने को कहा तो मैं उनके कमरे में चली आई। अविराज तो हवेली से बाहर गए थे, इसीलिए मैं बेफिक्र होकर सफाई करने लगी। मैं अविराज के कमरे में पहली बार आई थी। उसका कमरा बड़ा ही खूबसूरती से सजा हुआ था। सामने की दीवार पर एक बड़ी खिड़की थी, जिससे बाहर का खूबसूरत मंजर दिखाई देता था। बिस्तर के साथ ही एक छोटी सी मेज रखी थी, जिस पर अविराज की तस्वीर रखी हुई थी। उसकी तस्वीर साफ करते हुए मेरी नज़रें तस्वीर पर जम गई और मैं तस्वीर में खो गई।
एसी की ठंडक में मुझे नींद के झोंके आने लगे थे। वैसे भी कई रातों से मैं ठीक से सो नहीं सकी थी। अविराज की तस्वीर देखते ही न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं वहीं बिस्तर पर गहरी नींद सो गई। मुझे नहीं मालूम सोते हुए कितना वक्त गुजर चुका था। आंख खुली तो मैंने चारों तरफ देखा। कुछ लम्हे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, और जब याद आया तो मेरे होश उड़ चुके थे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। उसी वक्त कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे की लाइट जला दी। वो अविराज थे। वो रात के इस पहर मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान रह गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा तो मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, अभी रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। मैंने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन अभी मैं बिस्तर से नीचे भी न उतर पाई थी कि पूजा दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और मुझे अविराज के कमरे में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अविराज, तुम इस वक्त इस नौकरानी के साथ कमरे में क्या कर रहे हो? उसने खूंखार नज़रों से मुझे देखा। ये सब क्या है अविराज? पूजा ने आक्रोश से सवाल किया। मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी अभी आया हूँ। झूठ मत बोलो, तुमने कहा था कि तुम आज शहर जा रहे हो। कब से चल रहा है ये चक्कर? पूजा गुस्से में चीख रही थी। बकवास बंद करो, ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वाह, मुझे शर्म करनी चाहिए और तुम रंगरेलियां मनाते रहो, वो भी एक नौकरानी के साथ। शट अप! अविराज ने एक जोरदार थप्पड़ पूजा के गाल पर रसीद किया तो वो गाल पर हाथ रख के हैरत से उन्हें देखने लगी। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? उसने चीख चीख कर वहां शोर मचाया। कुछ ही देर में सब इकट्ठे हो गए थे। मेरा हुलिया भी उस वक्त ऐसा था कि कोई भी शक में पड़ सकता था। दुपट्टा बेड से नीचे गिरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और मैं बेड पर रोए जा रही थी। इस परिस्थिति से मैं बहुत भयभीत थी। दादी सा ने सबको डांटकर भगाया। क्या हो रहा है ये सब? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? पूजा, ये तो आप अपने लाडले से पूछिए और इस नौकरानी से जिसे आप लोगों ने सर चढ़ा रखा है। देखिए, आधी रात को ये क्या गुल खिला रही है आपके पोते के साथ। फिजूल बातें बंद करो पूजा। अविराज मेरे कमरे में था, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए वो शहर नहीं गया और अभी खुद मैंने उसे कमरे में भेजा है, और तुमने बात को सोचे समझे बिना क्या तमाशा खड़ा कर दिया। उन्होंने भी पूजा को लताड़ लगाई। दादी सा ने उसकी अक्ल ठिकाने लगाई तो वो फौरन वहां से भाग निकली। तुम अविराज के कमरे में क्या कर रही थी? दादी सा ने माथे पर बल डालकर पूछा तो मैं डर के मारे थर-थर कांपने लगी। वो मैं सफाई करने आई थी। इस वक्त कौन सी सफाई होती है? दादी सा का लहजा तेज और चुभता हुआ था। वो दरअसल मेरी आंख लग गई थी, मुझे पता नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। मैंने शर्मिंदा होते हुए वही बता दिया जो सच था। ठीक है, तुम जाओ यहां से, उन्होंने नरमी से कहा तो मैं लपक कर कमरे से बाहर निकल गई। रिश्तों का राज और दिल की सच्चाई। मैं उस दिन की गलती से बेहद शर्मिंदा थी। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी कि अविराज चले आए और मुस्कुराकर कहने लगे, अब तुम भाग भाग कर मेरे काम नहीं करती, मेरे कितने सारे काम अधूरे पड़े हैं, कमरा भी गंदा पड़ा है। उन्होंने शिकायत की। मैंने कहा, वो अम्मा ने मना किया है कि मैं अब आपका कोई काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं सारे काम उल्टे ही कर देती हूँ। मैंने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा तो अविराज मुस्कुराते हुए रसोई से निकल गए। उस दिन से अविराज की नजरें काफी हद तक बदल गई थी। वो जहां भी मुझे देखते मुस्कुराने लगते। मैं शर्मिंदा थी और इसीलिए मैं उनकी नजरों से बचने की कोशिश करती। एक दिन वीरेंद्र अपनी बीवी और पूजा के साथ हवेली आए। मानसी ने बताया कि वीरेंद्र अपनी माँ से पूजा और अविराज की शादी की बात करने आए थे, लेकिन अविराज ने पूजा से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से वीरेंद्र की पत्नी बहुत गुस्से में थी। सासू माँ, आप जानती हैं कि मेरी भतीजी पूजा बहुत जज्बाती है, उसके लिए बहुत रिश्ते हैं, लेकिन वो अविराज से शादी करना चाहती है। आप अविराज को समझाइए कि वो इस रिश्ते से इनकार ना करें। दादी सा ने कहा, अविराज पहले भी पूजा से शादी पर राजी नहीं था, अब उसने साफ इनकार कर दिया है। वैसे भी पूजा और अविराज का रिश्ता बेजोड़ है, दोनों के मिजाज में जमीन और आसमान का अंतर है। वीरेंद्र की पत्नी ने गुस्से से कहा, बल्कि पहले आप उस लड़की और उसकी माँ को हवेली से बाहर निकाल दें, नौकरानियां भी तरह तरह की बातें कर रही हैं। वीरेंद्र उठे, मैं उन्हें इतनी रकम दे दूंगा कि उनकी बाकी की जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। वो यहां से चली जाएंगी तो अविराज का गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और वो शादी के लिए भी मान जाएगा। दादी सा ने उन्हें रोक दिया, नहीं वीरेंद्र, वो लोग यहां से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों माँ?
आप एक नौकरानी की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? आखिर वो एक नौकरानी ही तो है। वीरेंद्र ने गुस्से से कहा। तुम ये भूल रहे हो वीरेंद्र कि अविराज को अमित और उसकी पत्नी यानी सुमित्रा ने पाला है। अविराज का रिश्ता तय करने का हक भी उन्हीं का है और उन्होंने अविराज के लिए ईशा की बात की है। अविराज को भी अपने मामा की पसंद पर कोई ऐतराज नहीं है। वो दिलो जान से राजी है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? वीरेंद्र हैरान रह गए थे। अमित की बीवी ईशा को कैसे जानती है? वो तो कभी यहाँ पर आई ही नहीं है और वो अविराज की शादी ईशा से क्यों कराना चाहती है? ये सब हो क्या रहा है माँ? शायद अब इस हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा जो बरसों से मेरे दिल में दफन है। दादीसा की आंखों में आंसू थे। सावित्री की बेटी ईशा। दादीसा ने भावुक होकर अतीत का दर्द भरा सच बताया। जब सुमन ने अमित जैसे शानदार और धनवान आदमी को छोड़कर अपने गरीब क्लास फेलो अजय से शादी की थी तो वो प्यार की बेबसी में थी। उसे अपने भाइयों की पाबंदियां और घर का घुटन भरा माहौल बर्दाश्त नहीं था। सुमन ने आंखों में बहुत से सपने सजाकर अजय से शादी की थी, मगर शादी के कुछ महीनों के बाद ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। अजय की बातें बस खोखले वादे थीं। वो भी उन्हीं पुरुषों में से था जो औरत को अपने पांव की जूती समझते थे। कॉलेज के 4 साल की मोहब्बत कुछ महीनों तक भी न चल सकी और अजय ने सुमन को तलाक देकर घर से निकाल दिया। सुमन का कोई ठिकाना नहीं था। वो रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर हवेली चली आई ताकि अपनी माँ और भाइयों से माफ़ी मांग सके। उस दिन सुमन के भाई हवेली में मौजूद नहीं थे। दादीसा ने सुमन को अच्छे तरीके से एक खास जगह पर गांव में ही छुपा दिया था, जहां सुमन ने एक चांद सी बच्ची को जन्म दिया था। इसी दौरान उनके भाई और भाभी अरुण और जया का देहांत हो गया था। दादीसा ने सुमन को सुनीता, ईशा की अम्मा, के घर छुपकर रहने के लिए कहा। अमित को जब सुमन के बारे में पता चला तो उसने एक बार फिर सुमन से शादी की इच्छा का इजहार किया। वो सच में सुमन से प्यार करता था। दादीसा ने खामोशी से सुमन और अमित की शादी कर दी। सुमन अमित और अविराज को साथ में लेकर विदेश के लिए रवाना हो गए थे। सुमन ईशा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन दादीसा ने कहा था, अगर तुम अपनी बेटी को साथ ले जाओगे तो फिर तुम अपने अतीत को भुलाकर कभी भी अमित के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकोगी। ईशा की फिक्र न करो, मैं खुद उसकी बेटी का ख्याल रखूंगी। और इस तरह ईशा को छोड़कर सुमन रोते हुए विदेश के लिए निकल गई थीं। ईशा हवेली में सुनीता की बेटी की हैसियत से परवरिश पाती रही। अब सुमन चाहती है कि अविराज उसकी बेटी ईशा का हाथ थामे और दोनों की शादी कर दी जाए। दादीसा की बात सुनकर सब घरवाले दंग रह गए थे। विजय और वीरेंद्र सिर झुकाए बैठे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ईशा उनकी सगी भांजी है और उनकी लाडली बहन की बेटी थी। परियों का सपना सच हुआ। ईशा को जब यह हकीकत पता चली तो वो रोए ही जा रही थी। उसके दोनों मामा ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी। सुनीता भी रो रही थी। भगवान ने उसे औलाद नहीं दी थी, मगर उसकी खाली गोद को ईशा ने भर दिया था। ईशा को अपनी सगी माँ से मिलने की बहुत तमन्ना थी। सुमन अमित के साथ वापस आई तो उनके भाइयों ने उन्हें माफ़ करके गले से लगा लिया। ईशा भी अपनी माँ से मिलकर रोती रही। सबकी आंखों में खुशी और आंसू थे। देखा, मैं न कहती थी कि तुम मुझे सुनीता मौसी की बेटी कहीं से नहीं लगती। मानसी ने ईशा के कान में धीरे से कहा तो वो हंस पड़ी। ईशा और अविराज की शादी बड़े धूमधाम से हुई। ईशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अविराज सिंह को पाने की जो दुआएं करती थी वो ऊपर वाले ने कबूल कर ली थी। शादी के बाद अविराज मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए और बोले, उस दिन तो तुम बहुत ही धड़ल्ले से मेरे बिस्तर पर सो रही थी, और आज जब तुम्हारा इस बिस्तर पर बैठने का पूरा हक बनता है तो फिर सोफे पर क्यों बैठी हो? अविराज ने शरारत से कहा तो मैंने शर्माकर अपना सिर झुका लिया। अविराज ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया था। आपको पहले से मालूम था कि मैं सुमन माँ की बेटी हूँ? मैंने अविराज से पूछा। हाँ, मामा ने मुझे सब बता दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। लेकिन माँ ने कोई शादी पर जोर नहीं दिया था, ये मेरा अपना फैसला था। लेकिन आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते थे? तुम जो हर वक्त मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, तो मैंने सोचा चलो शादी कर लूं ताकि तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहो। अविराज ने कहा तो मुझे हंसी आ गई थी। ये सच था कि आज मैं बहुत खुश थी। मैंने अविराज के कंधे पर सिर रखकर सुकून से आंखें बंद कर ली थी। मैं अब तक सिर्फ कहानियों में ही पढ़ती आई थी कि एक दिन एक राजकुमार आता है और एक गरीब लड़की को अपने साथ ब्याह कर ले जाता है। इस कहानी को आज मैं हकीकत में जी रही थी।